चलिए देखिए शुरू करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कई कारण हैं, जैसे पहला नंबर है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, दूसरा है मध्यम वर्ग का उदय, आगे है भौगोलिक दूरी, और उसके आगे है आपको धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, लेखक और प्रचारकों की भूमिका, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति, और आगे है तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी। सबसे मेन कारण बना था बोस्टन की चाय पार्टी। सबसे मेन कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है बोस्टन की चाय पार्टी। तो देखते हैं बोस्टन की चाय पार्टी। चलिए तत्कालीन कारण जो था याद रखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो कहिएगा बोस्टन की चाय पार्टी। चलिए चित्र में देखिए, नौवां टॉपिक है आपका, कहता 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया। ध्यान सुनिएगा क्या हुआ, 1773 में 1700 एक कानून बनाया गया था, जिस कानून का नाम था कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया। एकाधिकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिकार होगा भारत के पास, जो अपना चाय सीधे कहाँ भेजेगा? कहाँ भेजेगा? चलिए, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। मतलब अन्य देश के लोगों ने क्या किया? विरोध किया। इंग्लैंड वालों ने क्या किया? अमेरिका वालों ने क्या किया? विरोध किया। किसका विरोध किया? इंग्लैंड का, कि भारत से ही सिर्फ चाय काहे आएगा, दूसरा देश से चाय काहे नहीं आएगा। ठीक है ना। कहता है जब चाय से लदा हुआ जहाज, भारत का जो जहाज जा रहा था चाय वाला, तो जो चाय से लदा हुआ जहाज, याद रखिएगा, चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा। अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों, अमेरिका के जो आदिवासी नागरिक थे, उन लोगों ने क्या किया, जो बोस्टन जगह है, बोस्टन क्या है? जगह, रेड इंडियन जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्हें चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। याद रखना, जो जहाज गया था चाय वाला, जो अमेरिका के लोग थे, रेड इंडियन वाला कपड़ा पहना था, उन लोगों ने क्या किया, सारे जहाज पर जो चाय का पेटी था सबको एक जगह है बोस्टन बंदरगाह, वहाँ पर जाने के बाद समुद्र, जो जहाज गया था उस पर जितने चाय का पेटी था सबको उतार कर कहाँ बिक दिया? समुद्र में। अब बताइए, आपका सामान कोनो बिकेगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? पूरे का पूरे बिक दिया, समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है, और इसी घटना को कहते हैं बोस्टन टी पार्टी, क्योंकि बोस्टन क्या है? जगह। बोस्टन बंदरगाह है, याद रखिए, बोस्टन बंदरगाह कहाँ है? अमेरिका में। बोस्टन बंदरगाह कहाँ है? और वहाँ के रेड इंडियन लोगों ने पूरे चाय को क्या कर दिया? फेंक दिया समुद्र में। इसीलिए इस घटना का नाम पड़ा बोस्टन टी पार्टी। अच्छा, ये चाय किसकी ओर से जा रहा था? इंग्लैंड की ओर से, लेकिन भेज कौन रहा था? भारत, क्योंकि उसमें भारत अंग्रेजों का क्या था? गुलाम था। कहता है अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया। अब चलिए यहाँ से कहानी अब चलेगी झकास। कहता 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। आपको बता दे, पीछे देखिए 1773 में, देखिए शुरू में लिखा था 1773, ये घटना घटा 1773 में, लेकिन आगे चल करके 1774 में, याद रखिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेश, आपको पता होना चाहिए अमेरिका में इंग्लैंड का कितने उपनिवेश था? 13 उपनिवेश। सभी का प्रतिनिधि एक जगह है फिलाडेल्फिया, याद रखिएगा, कौन जगह? फिलाडेल्फिया शहर में एकत्र हुआ, जमा हुआ एक जगह, विचार करने के लिए, मीटिंग करने के लिए कि
इंग्लैंड हमारे ऊपर मनमानी करता है, यह मनमानी उसका नहीं चलेगा। कहता है और 18 अप्रैल 1975 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। सही है ना जी। लेक्सिंगटन याद रखिएगा। पहले यहाँ पर देखिए बैठक हुआ फिलाडेल्फिया में 1774 में बैठक हुआ, और अगले साल 18 अप्रैल 1775 को उपनिवेशवासी और ब्रिटिश सेना, अंग्रेज का जो सेना था वो दोनों ने आपस में भिड़ गया। कहाँ पर? लेक्सिंगटन में। और यहाँ पर पहला संघर्ष हो गया किसमें? अमेरिका और इंग्लैंड में। इसके बाद 4 जुलाई 1776, देखो हर एक साल के बाद, पहले 73, फिर 74, फिर 75, फिर 76 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ। क्वेश्चन पूछेगा फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ? तो कहिएगा 1776 में। पहला 74, दूसरा 76। पहला 74, दूसरा 74 का मतलब हो गया आपको 5 सितंबर 1774, और दूसरा हो गया 4 जुलाई 1776। दूगो सम्मेलन हो गया। फिलाडेल्फिया में क्या गो? दूगो, एगो 74 में 1700, एगो 1776 में। आगे इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। ध्यान सुनो, ये जो द्वितीय जो सम्मेलन था, द्वितीय क्या था? सम्मेलन। द्वितीय क्या था? सम्मेलन। इस द्वितीय सम्मेलन में क्या जारी किया गया? जेफरसन द्वारा, याद रखिएगा, टॉमस जेफरसन द्वारा एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, उसे जारी किया गया। आगे देखिए किया गया, कहते जॉर्ज वाशिंगटन, पिछले चित्र में दिया था जॉर्ज वाशिंगटन का चित्र, पहले देख लो एक बारी, पिछले चित्र पर चलो और देख लो, ये जॉर्ज वाशिंगटन का चित्र है, देख रहे हैं ना, जॉर्ज वाशिंगटन। और यही नीचे के चित्र में यहाँ पर संगठन बुलाया गया, बैठक बुलाया गया, नीचे का चित्र में आप देखिएगा तो। चलिए आगे देखिए, कहता है जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। जो उपनिवेश था अमेरिका में, उसका सेनापति किसे नियुक्त किया गया? जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त किया गया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया। अब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम क्या हो गया? शुरुआत हो गया। 3 फरवरी, ध्यान सुनना बढ़िया से सारे बातों को, 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा यह युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। अमेरिका में जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो संघर्ष चला था, ये लड़ाई खत्म हुआ 3 फरवरी 1783 को, किसके द्वारा? पेरिस की संधि के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो कहिएगा पेरिस की संधि के द्वारा। पेरिस की संधि के 3 दिसंबर 1783 में, और 1787 में संविधान का निर्माण हुआ। देखो अमेरिका में लड़ाई खत्म हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ 1783 में। अमेरिका का संविधान बना कब? 1787 में, और लागू हुआ 1789 में। याद रखिएगा, बड़ी विवेक क्वेश्चन है। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। बना कब? 1787 में। लड़ाई कब खत्म हुआ? 1783 में। कहता है जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया? जॉर्ज वाशिंगटन को। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया गया? जॉर्ज वाशिंगटन को। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या परिणाम हुआ। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ ना, उसका कुछ न कुछ परिणाम हुआ। वो परिणाम क्या हुआ देखिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। इसके तत्कालिक एवं दीर्घकालिक परिणाम दोनों ही निर्णायक थे। देखो जैसे अमेरिका ने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए लड़ा, उसी प्रकार से इसे देखकर दूसरा देश भी आपस में लड़ेगा, जो उसको गुलाम बनाएगा, और वो भी क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। भारत भी इसी प्रकार से अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ाई लड़ेगा, और भारत भी क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। देखिए पहला नंबर, ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। देखो अमेरिका को ब्रिटेन गुलाम बनाया था, वह उसके हाथों से निकल गया। तथा अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ, जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आपको बताया होंगे बीचे बीचे से इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर है, ठीक है ना, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। और यह अटलांटिक एस आकार का है।
किस आकार का है? अंग्रेजी के एस आकार का है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद अमेरिका जैसा एक शक्तिशाली देश बना और इंग्लैंड के हाथों से एक उपनिवेश खत्म हो गया। दूसरा नंबर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तहत से वाणिज्यिक प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था, अतः इसने एडम स्मिथ के लेसेज फेयर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। याद रखिएगा, मुक्त व्यापार का सिद्धांत किसने दिया है? तो लेसेज फेयर, हाँ, एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूत किया। एडम स्मिथ ने, लेसेज फेयर को ही कहते हैं मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार को क्या कहते हैं? लेसेज फेयर। और यह किसने दिया? तो एडम स्मिथ। यह अर्थशास्त्री है एक, याद रखिएगा, एडम स्मिथ क्या है? अर्थशास्त्री। आगे, ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय तथा उसके मंत्रियों के मत्थे मढ़ा गया। फलतः क्या हुआ? तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया। जो जॉर्ज तृतीय क्या बनना चाहता था? हाँ, तानाशाह, वो हो गया चकनाचूर, उसका सपना हो गया। और आगे क्या हुआ? लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त तथा अधिक उदार मंत्रिमंडल नियुक्त हुआ। आगे क्या हुआ? इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। क्या क्या सुधार हुआ इंग्लैंड में? सो देखिए, पहला नंबर, आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्रदान हुआ 1782 ईस्वी में। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला 1793 ईस्वी में। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा 1800 ईस्वी में। इस प्रकार से और भी देखिए क्या क्या हुआ। इस प्रकार से सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। देखो, अब अमेरिका की लहर कहाँ जाएगा? फ्रांस में। और फ्रांस का लहर कहाँ जाएगा? भारत में। फ्रांस का लहर, और यही लहर धीरे धीरे सभी जगह फैलने लगेगा। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। याद रखिएगा, फ्रांस में अगला चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रांस की स्वतंत्रता संग्राम, अगला चैप्टर में, ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति। तो उसमें क्या हुआ? लफायते के नेतृत्व में, ध्यान दो पहले यहाँ पर, सुनो कुछ बातों को। अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए, अमेरिका को आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने भी मदद किया। किसने मदद किया? और फ्रांस का जो सेना प्रमुख था उसका नाम था लफायते। तो लफायते ने कहा किसको? अमेरिका को, हम तुम्हारी मदद करते हैं, आगे तुम भी हमारा क्या करना? मदद। तो अमेरिका कहा ठीक है बाबू, ठीक है दोस्त, आज तुम मेरा मदद करो, हम आगे तुमको क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो याद रखिएगा, फ्रांस का सेना प्रमुख का क्या नाम था? लफायते। नाम याद रहेगा तो अगला चैप्टर में काम देगा लफायते के बारे में। कहता है, अतः जब वे स्वदेश लौटे तो निरंकुश स्वतंत्रता के राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हुई। आगे, राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। छठा कारण था, जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली तथा मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत आवश्यक स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू किया गया। देखो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला कारण यह हुआ, परिणाम यह हुआ कि पूरा दुनिया का पहला संविधान कहाँ लागू किया गया? अमेरिका में। और वह भी कैसा संविधान? लिखित, हाथ से लिखा गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो कहिएगा अमेरिका का। किसका है? और अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ? 1789 में, क्योंकि 1787 में यह बनकर क्या हुआ? तैयार किया गया था। आगे देखिए, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। और अमेरिका के संविधान में महिला को भी संपत्ति में क्या दिया गया? अधिकार दिया गया तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। आठवां परिणाम क्या हुआ? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता, अमेरिका स्वतंत्र बन गया तथा वहाँ मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिला। यह भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिएगा मॉन्टेस्क्यू ने। अपने अपने किताब में देखिए सब लोग, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू ने।
9वां परिणाम, वयस्क मताधिकार लागू नहीं हुआ तथा स्त्रियों को भी मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया जो उचित नहीं था। देखो अमेरिका का संविधान तो बन गया, लेकिन वहाँ पर एक दिक्कत था। दिक्कत यह था कि वोट देने का अधिकार सभी जवान को नहीं था। वोट देने का अधिकार सभी जवान को नहीं था। जिसके पास संपत्ति है वही वोट देगा, जिसके पास संपत्ति नहीं है वही वोट, जिसके पास संपत्ति नहीं है वह वोट नहीं देगा। बताइए नियम अच्छा है कि खराब है? जो अच्छा नहीं था। चलिए 10वां परिणाम, इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ जिसमें पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के मूल आधार माने गए। इन सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ और फ्रांस की राज्य क्रांति ने 1789 में इन्हीं सिद्धांतों को मार्गदर्शन सिद्धांतों के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। ध्यान सुना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1789 में जैसे अमेरिका का संविधान लागू होता है, इसी के बाद फ्रांस में भी अब क्रांति हो जाएगा। कहाँ क्रांति होगा? फ्रांस में। अगला चैप्टर का नाम होगा फ्रांस की क्रांति। और देखिएगा अमेरिका से देख करके कौन क्रांति करेगा? फ्रांस। और फ्रांस जब आज़ाद हो जाएगा तो उसको देखकर कौन क्रांति करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। चलिए अब यहाँ पर क्या है, अमेरिका जब आज़ाद हो गया उसको देखकर कौन क्रांति करेगा? फ्रांस। और फ्रांस को देखकर कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। चलिए आगे है औद्योगिकीकरण का प्रभाव। औद्योगिकीकरण का मतलब उद्योग, फैक्ट्री से है। अब यहाँ पर उद्योग खुलेगा, फैक्ट्री खुलेगा, कारखाना लगेगा। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्रांति नवनिर्मित अमेरिकी समाज में प्रवेश कर रही थी, अतः इससे आर्थिक प्रगति की अपार संभावनाओं का उदय हुआ। कहता है यहाँ एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई तथा अनेक उद्योग धंधों एवं कल कारखाने का निर्माण हुआ जिसके लिए कच्चा माल पहले से मौजूद था। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप कृषि का भी प्रोत्साहन मिला, अतः आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हासिल हुई जिसका परिणाम क्या हुआ? एक कद लिखा है, सशक्त एवं विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या हुआ? उदय हुआ। अब इसके परिणाम से अमेरिका एक क्या हुआ? विकसित देश के रूप में सामने आया। और न सिर्फ व्यक्ति देश के रूप में सामने आया बल्कि यहाँ पर उद्योगों की भी क्या हो गई? शुरुआत। उद्योगों की भी क्या हुई? देखिए कहता है यद्यपि इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली था। सुनो, इंग्लैंड की असफलता के कारण अभी तो हम देखे हैं क्या, अमेरिका जीत गया, अमेरिका का संविधान लागू हो गया 1789 में, और हार कौन गया? इंग्लैंड। अब हमको ये देखना है कि इंग्लैंड इतना शक्तिशाली था फिर भी क्या हो गया? हार गया। और अमेरिका इतना कमज़ोर था फिर भी क्या हो गया? जीत गया। क्या कारण था अमेरिका को जीतने का और इंग्लैंड को हारने का? याद रखना तुम लोग भी, कोई शक्तिशाली होके भी क्या होता है? हार जाता है। कोई कमज़ोर होके भी क्या होता है? जीत जाता है। चलो ध्यान से सुनो, क्या कारण था कि इंग्लैंड हार गया? यद्यपि इंग्लैंड काफ़ी शक्तिशाली था एवं विश्व में उसका कई उपनिवेश भी थे, परंतु वह क्या किया? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? इंग्लैंड की असफलता के क्या कारण थे? देखिए इंग्लैंड की असफलता के पहला कारण था अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर स्थित थे, अतः वहां समय से सेना एवं रसद पहुंचाने में कठिनाई होती थी। दूसरी ओर अमेरिका की भौगोलिक स्थिति से भी अंग्रेजी सेना परिचित नहीं थे। देखो इंग्लैंड असफल इसलिए हो गया क्योंकि इंग्लैंड जो था अमेरिका जो था इंग्लैंड से क्या था? दूरी पर था। अमेरिका जो था इंग्लैंड से दूरी पर था और अटलांटिक महासागर के उस पार था। अटलांटिक महासागर के उस पर था। अब ज़्यादा दूर है तो सामान को, सेना को खाने पीने के पहुंचाने के लिए भी दिक्कत था, और यहाँ के सेना वहाँ
के जगह से परिचित नहीं था, इसलिए से ज़्यादा सेना भी नहीं जाता था, सामान को भेजने में दिक्कत होता था, इसलिए हार गया। पहला कारण समझ में आ गया ना। दूसरा कारण देखिए, अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया। देखो इंग्लैंड को लग रहा था अमेरिका मेरा क्या कर लेगा, शक्ति के बारे में उसको पता नहीं था, नज़रअंदाज कर लिया, इसलिए क्या हो गया, दूसरे को शक्ति को आप नहीं ना बता सकते कि उसके पास कितना शक्ति है, एवं अधिकांश अंग्रेज इसे गृह युद्ध ही समझने लगे। तीसरा नंबर, उपनिवेश वासियों में एकता और उत्साह थे। बताइए, आपको अगर पिंजरा में बंद कर देंगे 10 आदमी को तो 10 लोग सोचेगा कि कैसे पिंजरा को तोड़ दे। अगर इस घर में आपको बंद कर देंगे तो आप सब लोग नहीं सोचेगा कि किन्हें तो तोड़ करके घर में से बाहर निकलेंगे, चाहे कि नहीं चाहेगा। यही वजह था, अमेरिका को जब गुलाम बना लिया तो अमेरिका के सारे लोग चाहते थे कैसे इंग्लैंड को भगाया जाए, कैसे इस गुलामी के जंजीर को तोड़ा जाए, मतलब उत्साह था। क्या था? वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को क्या थे, तैयार थे। ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक भूलें की, ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद थे। जॉर्ज तृतीय की हठधर्मिता की नीति के कारण योग्य और अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। देखो इंग्लैंड के जो नेता थे वो खराब थे, इस वजह से निमन जो आदमी था उस सरकार से क्या थे, अलग रहे। मतलब इंग्लैंड में उस समय की जो सरकार थी वो गलत लोगों के हाथों में था, अच्छे लोग उससे क्या रहते थे, दूर रहते थे। आगे देखो, ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को विदेश से कोई लोग सहायता नहीं करते थे, जबकि अमेरिका को उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई। यानी इंग्लैंड जो था शक्तिशाली था तो उसको कोई मदद नहीं करता था, जबकि अमेरिका गुलाम था तो उसको सारे देश क्या करते थे, मदद। अभी बोले हम पीछे आपको, फ्रांस, कौन सी, फ्रांस, और फ्रांस के सेनापति उसको क्या किया था, मदद। बताइए फ्रांस के सेनापति क्या नाम बताए थे, अभी पीछे जस्ट बताया है, फ्रांस का सेनापति, और उसके फ्रांस का सेनापति का नाम था लफायते। सबसे नीचा लिखा हुआ देखिए, लफायते, सबसे नीचा लिखा हुआ, सबसे नीचा से ऊपर का लाइन में लफायते, क्या नाम है, लफायते। चलिए आगे है, विशेष कर फ्रांस ने उपनिवेशवासियों को जनधन से काफ़ी मदद किया, और फ्रांस ने अमेरिका को बहुत क्या किया, मदद किया। और लास्ट है 7वां कारण जिससे इंग्लैंड को हारना पड़ा, अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया। मतलब जब तक अच्छा व्यक्ति मिलेगा नहीं उस देश का विकास होने वाला नहीं है। अमेरिका को बहुत अच्छा व्यक्ति मिल गया, जिस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के प्रथम क्या बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है ना, कि जिसने बड़े धैर्य से, बड़े साहस से, बड़ी कुशलता के साथ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया 1783 में। 1783 में, मतलब अच्छा व्यक्ति का होना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश था, 13। अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश था, 13 उपनिवेश का नाम सुनिए। कहता है न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, 9वां है मेरीलैंड, 10वां है वर्जीनिया, 11 है उत्तरी कैरोलाइना, 12 है दक्षिणी कैरोलाइना, 13 है जॉर्जिया, 13 है जॉर्जिया। और इसी के साथ यह यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर में चलेंगे।